ओके, अब बच्चों सुनो। अब हमने असर्शंस देखे थे पहले, ठीक है। असर्शन असर्शंस का सीधा मतलब है कि अगर मैं मैनेजमेंट कोई फैक्ट शो कर रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं असर्शन। वो फैक्ट इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं और वो फैक्ट एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं। फिर असर्शंस के बाद हमें ये चीज़ देखनी है, जो आइटम है हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब सीधी सी बात है, तुम लोग मुझे बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ आता है? बैलेंस शीट आइटम है। बैलेंस शीट के किस साइड आता है? एसेट साइड आता है। और आपको तो याद होगा, अगर मेरा कोई अकाउंट बैलेंसेस है तो उसके 4 असर्शंस थे। पहला असर्शन आपका वैल्यूएशन, ठीक है। सेकेंड असर्शन आपका एग्जिस्टेंस। थर्ड असर्शन इज राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड फोर्थ असर्शन इज कंप्लीटनेस। आई होप ये चारों असर्शंस आपको याद होंगे। अब मुझे एक एक असर्शन को चेक करना है। डैट इज मैनेजमेंट कुछ फैक्ट शो करना चाहता है और उस फैक्ट को मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एग्जिस्टेंस। आप सबको पता था एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कि अगर कोई कैश मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड है तो क्या वो सच्ची में एग्जिस्ट करती है। तो सिंपल हमें क्या चेक करना है, टू स्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश में तो कैश ही आएगा और कैश इक्विवेलेंट में बैंक वगैरह भी आ जाएंगे। तो मुझे उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है। स्पेसिफिकली बैंक का एग्जिस्टेंस तो नहीं होगा, सिंपल कैश का एग्जिस्टेंस होगा। अब कैश के एग्जिस्टेंस के लिए कैसे चेक करते हैं? स्पेसिफिक काउंटिंग। मतलब क्या, कुछ स्पेशल केयर तो लेनी पड़ेगी हमें उसके वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन हमें काउंटिंग भी करनी पड़ेगी। और काउंटिंग मोस्टली जो है वो सरप्राइज चेक से होती है। मैंने आपको याद है क्लास में बताया भी था कि अगर मैं बैंक ऑडिट में गया था तो बैंक ऑडिट के वक्त मैंने क्या किया था कि एक मैनेजर को बोला था कि समथिंग कैश जो है मेरे पैकेट में डाल दे और लास्ट में मैं उसको काउंट करूँगा। तो वैसे ही कि हमें चेक क्या करना है, एक सरप्राइज चेक करना है। डेफिनेटली वो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है सरप्राइज चेक। उससे पहले ध्यान रखना, अनलेस दे आर चेक बाय सरप्राइज देयर कैन बी नो सर्टनटी दैट द कैश प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन वॉज इन फैक्ट हेल्ड बाय कस्टोडियन। मतलब क्या, कि कोई भी कैश कहीं कस्टोडियन के पास तो नहीं है, मुझे वो चेक करना है। बिकॉज एग्जिस्टेंस मतलब क्या, कैश का होना, तो कस्टोडियन के पास नहीं होनी चाहिए। प्लस मुझे कैश जो है वो सिर्फ लास्ट डे पे चेक नहीं करना है, मुझे तो उसको चेक करना है क्लोज ऑफ द ईयर के बाद भी। और क्लोज ऑफ द ईयर के बाद भी कैसे चेक करना है? सरप्राइज चेक, अचानक जाके चेक कर लो। और अगर आपके फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा कैश बैलेंस होंगे, एग्जांपल कि मेन कैशियर अलग होगा, हेड कैशियर अलग होगा, पेटी कैशियर अलग होगा, ब्रांच का कैशियर अलग होगा, तो ये सब कुछ एक साथ साइमल्टेनियसली चेक करो ताकि एग्जिस्टेंस मुझे एक साथ पता चल जाए। और अगर कोई शॉर्टेज हुआ तो मुझे बताओ, ठीक है। एंड शॉर्टेज इन वन बैलेंस इज नॉट मेड गुड बाय ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ अदर्स, ताकि एक में अगर शॉर्टेज है तो वो किसी और से पूरा ना कर पाए। तो सिंपल मुझे अगर कैश का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो चेक करना है कि वो कस्टोडियन के पास नहीं होनी चाहिए, वो लास्ट डे तो चेक कर रही हैं और ईयर ख़त्म होने के बाद भी चेक करना है। प्लस मुझे अगर एक से ज़्यादा अकाउंट बैलेंसेस है, कैश के बैलेंसेस है, तो वो सब साइमल्टेनियसली चेक करो। और अगर इफ द डिजायरेबल फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट वाइल कैश इज बीइंग काउंटेड एंड शुड बी मेड टू साइन द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल याद है मैंने आपको बोला था कि बैंक ऑडिट में मैं जब गया था तो कैशियर से मैंने कैश कलेक्ट की थी। तो जब मैं लास्ट में इवनिंग के वक्त उसको काउंट करूँगा तो वो कैशियर वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए और जो मैं कैश काउंट करूँगा उस पर वो अपनी साइन देना चाहिए कि हाँ ये ऑडिटर ने चेक किया और मैंने उसको साइन कर दिया है। तो इस तरीके से जो है कैश का एग्जिस्टेंस चेक होता है। हाँ भाई सच्ची में कैश अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका पहला असर्शन कंप्लीट हुआ, डैट इज एग्जिस्टेंस। अब मैं सेकेंड असर्शन बताता हूँ, कंप्लीटनेस का। व्हाट डू मीन बाय कंप्लीटनेस, कि जितना कैश रिकॉर्ड होना चाहिए था क्या वो रिकॉर्ड हुआ है क्या, मतलब इन शॉर्ट कोई कमी तो नहीं पड़ी है ना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस दैट आर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑफ कोर्स कैश तो आप ट्रांजैक्शन से तो ही चेक करोगे कि जितने ट्रांजैक्शन है उतने रिकॉर्ड हुए क्या, लेकिन कैश इक्विवेलेंट दैट इज बैंक, उसके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं क्या, ये हमें पता चलता है मोस्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा हूँ, बैंक तो मेंटेन करता ही है और मैं अपने घर पे भी मेंटेन कर रहा हूँ, तो अगर मेरे और बैंक के बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, तो मुझे बीआरएस चेक करना पड़ेगा कि कुछ इनकम्प्लीट है तो वो बता दो। तो स्पेसिफिक पहले एंट्रीज चेक करो, फिर बीआरएस चेक करो, फिर कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली है तो उसको चेक करो, स्लिप चेक करो कैशियर की भर के आया है कि नहीं, क्योंकि स्लिप से पता चलता है कि कौन सी कैश रिकॉर्ड नहीं की है।
तो कंप्लीटनेस मोस्ट ऑफ द थिंग आपके ट्रांजेक्शन चेक करने से ही मिलेगा आपको. इफ़ देर इज़ एनी रफ कैश बुक अवेलेबल या फिर डिटेल कोई सेपरेटली मेंटेन की जाती है, तो रफ कैश बुक को एक्चुअल कैश बुक से देखो कि वो करेक्ट है क्या. मतलब क्या, विद दोज इन द कैश बुक टू प्रूव दैट एंट्रीज इन द कैश बुक आर करेक्ट. प्लस कोई स्लिप अगर आपको मिली, कोई चिट मिली, कोई IOUS मिला इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पररी एडवांसेस पेड टू एम्प्लॉय, मतलब अगर आप एम्प्लॉय को कैश पे कर रहे हो, एडवांस पे कर रहे हो, तो एक रिसीप्ट बनानी पड़ती है, तो वो मिली तो, और वो क्या अप्रूव्ड ऑथोराइज है क्या, तो उस तरीके से आप उसका कंप्लीटनेस चेक कर सकते हो. इवन ऑडिटर जो है वो कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस भी दे सकता है. मतलब क्या टोटल कितना रिसिप्ट हुआ, क्या उतना अवेलेबल है, क्या अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई वेरिएशन है, तो क्या मैनेजमेंट से मुझे डिस्क्रिप्शन मिला है क्या. और लास्ट में मैंने जो कहा था, द ऑडिटर नीड टू obtain bank reconciliation statement for all the banks maintained by the entity as at the reporting period, and additionally need to understand the client's process and periodicity of making the BRS. तो BRS में कैसा मुझे इनकम्प्लीट एंट्रीज जो है वो मिल जाती है. तो इस तरीके से आपको एंट्रीज को चेक करना है, उसका कंप्लीटनेस. फिर थर्ड जो यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है ना, वो राइट एंड ऑब्लिगेशन है. राइट एंड ऑब्लिगेशन का मतलब अगर आपको याद होगा कि जो एसेट मेरे बैलेंस शीट के में रिकॉर्ड है, क्या वही एसेट जो है वो कंपनी का राइट है, मतलब उसी कंपनी के पास उसका राइट है. दैट इज, क्या कंपनी के नाम पे उसके डॉक्यूमेंट्स है. तो सीधी सी बात है सर, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैसा डॉक्यूमेंट, कैश अपनी है ये तो सिर्फ ट्रांजेक्शन से ही पता चल सकता है, प्लस बैंक बैलेंसेस अपने हैं ये तो बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा. तो इन शॉर्ट यहाँ पे राइट एंड ऑब्लिगेशन कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है. अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी होती, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ तो मेरे नाम पे बिल होता तो उससे राइट एंड ऑब्लिगेशन दिख जाता. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ये जो राइट है वो दिख नहीं सकता, दैट्स वाई इसको ब्लैंक छोड़ा है. एंड लास्ट इज वैल्यूएशन. अब देखो कैश का वैल्यूएशन कैसे हो सकता है, कैश जो नोट है वही वैल्यूएशन उसका. तो यहाँ पे कैश के वैल्यूएशन की बात नहीं की जाएगी. सर बैंक का वैल्यूएशन, अरे बैंक भी तो अपने रिकॉर्ड्स खुद ही मेंटेन करेगा, वो भी कैसे वैल्यूएशन होगा. यहाँ पे वैल्यूएशन होता है अगर मेरे पास फॉरेन करेंसी है, अगर मेरे पास फॉरेन करेंसी है तो उसको क्लोजिंग रेट पे दिखाया गया है क्या, बस इतना वैल्यूएशन देखना है, बाकी सारा वैल्यूएशन देखने की ज़रूरत नहीं है. तो इन शॉर्ट ये चारों असर्शन कैश के रिलेटेड चेक करने हैं. अगर एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है तो ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, कंप्लीटनेस पे क्वेश्चन आता है तो ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, और वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आता है तो ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा. कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि देखो, अगर मुझे कंप्लीटनेस देखना है तो लास्ट में BRS था, तो BRS के रिलेटेड ये एडिशनल डिस्कशन है, आराम से देखना. अगर ऑडिटर शुड इंश्योर दैट BRS इज साइन बाय द ऑथोराइज पर्सन. अगर आप BRS चेक कर रहे हो तो क्या वो ऑथोराइज पर्सन ने साइन किया है. और अगर आपको BRS को भी वेरीफाई करना है तो सिंपल टैली करो पहले तो बैलेंसेस, कैसे, बैंक कन्फर्मेशन और स्टेटमेंट से. प्लस 2 एंट्रीज बहुत इफेक्टिव होती है BRS में, दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. तो उसमें कोई मटेरियल चेकिंग करो, मतलब क्या, चेकिंग ऑल द मटेरियल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अंडर द चेक इशूड बट प्रेजेंटेड टू द पेमेंट टू द अंडरराइटिंग बैंक्स, मीन्स प्रेजेंट नहीं हुआ है. या फिर चेकिंग ऑल मटेरियल रिकंसिलिंग आइटम्स इंक्लूडेड अंडर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. ये दोनों स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं तो इनको चेक करना पड़ेगा. एंड थर्ड जो है वो चेकिंग ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि डेबिट और क्रेडिट बैंक ने किए हैं बट वो हमने रिकॉर्ड किए नहीं है, तो उसको सारे टैली करो. मतलब इन शॉर्ट पूरा BRS चेक करो, और कुछ नहीं था इसमें एडिशनल. ठीक है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर. व्हाट डू मैं डायरेक्ट कन्फर्मेशन, आपको याद होगा EC, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. तो यहाँ पे भी कुछ कन्फर्मेशन लगते हैं. सर किसके कन्फर्मेशन लगते हैं, एक बात बताओ. अगर मैं कैश इक्विवेलेंट चेक कर रहा हूँ, दैट इज बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, तो बैंक स्टेटमेंट इज EC ना. तो सिंपल सी चीज़ है, एक सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी है टू कॉन्टेक्ट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. क्यों, ताकि वो कंफर्म करे अमाउंट जो कि उनके करंट अकाउंट में पड़ी है, डिपॉजिट में पड़ी है, EFC सारे अकाउंट्स में पड़ी है, वो स्टेटमेंट्स चेक करो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करो और रिकंसाइल करो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है तो, प्लस उसके एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन मांगो. फिर ऑर्डर को 100% बैंक अकाउंट के बैलेंसेस देखने हैं, ऐसा नहीं कुछ छूट जाए. और जहाँ पे रिप्लाई नहीं रिसीव हुआ उसको एडिशनल प्रोसीजर्स जो है वो अपनानी पड़ेगी. एडिशनल प्रोसीजर कैसे, सिंपल, एग्रीइंग द बैलेंस टू द बैंक स्टेटमेंट रिवाइज बाय द कंपनी ऑन इंटरनेट और ऑनलाइन. उसके लॉगिन में जाओ, चेक कर लो, बैंक स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड हो तो लॉगिन ऑनलाइन बैंकिंग से चेक कर लो. सेंडिंग द ऑडिट टीम मेंबर टू बैंक ब्रांच अलॉन्ग विद द एंटिटीज पर्सनल टू ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन.
अपना आदमी उनके आदमी के साथ भेजो और वहाँ पे बैलेंस कंफर्म करके आओ, स्टेटमेंट नहीं मिल रहा तो पूछ के आओ। तो ये कुछ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स है। तो इस तरीके से आपको कैश और इक्विवेलेंट जो है चेक करना है। अब ऑफ कोर्स 4 असर्शंस तो देखने ही वाले हैं, वो देख लिए। उसके बाद डिस्क्लोजर एक्स्ट्रा, जैसे कि लास्ट टाइम इन्वेंट्री में आया था वैसे ही यहाँ पे भी डिस्क्लोजर आ सकता है। क्या डिस्क्लोज करना है सर? देखो, इंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 हैव बीन मेड। शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर करना है। सर कैसे होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर? देखो, अगर कोई बैलेंस बैंक के पास है, दैट इज बैंक, वो अलग से दिखाओ। चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड अलग से दिखाओ। कैश इन हैंड अलग से दिखाओ। और अदर स्पेसिफाइड नेचर वाले अलग से दिखाओ। प्लस अगर कोई ईयर मार्क्ड बैलेंसेस होंगे विद द बैंक, जैसे बोलते हैं ना अनपेड डिविडेंड, कोई पेड नहीं किया है बट मेरे बैंक में पड़ा है वो पैसा, तो वो सेपरेटली स्टेट किया है कि नहीं वो देखो। प्लस कोई मार्जिन मनी, कोई सिक्योरिटी रखी है क्या बोरिंग्स के अगेंस्ट, तो वो भी एक बैलेंसेस में ही आता है, वो भी चेक करना पड़ेगा। कोई रीपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन, व्हाट डू मीन रीपेट्रिएशन, ट्रांसफर करने के रिस्ट्रिक्शंस किसी बैंक अकाउंट पे लगाए गए क्या, वो भी सेपरेटली स्टेट करो। और ऐसे बैंक डिपॉजिट, दैट इज एफडी की बात कर रहा है वो, जो कि मोर देन 12 मंथ की मैच्योरिटी है, वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज करो। इन शॉर्ट एफडी। तो इन शॉर्ट डिस्क्लोजर में क्या बोला है पता है क्या? कैश कैसे शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोज करनी है वो यहाँ पे बताया गया है। होप सो आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट को कैसे चेक करना वो समझ गया होगा।